देखिए स्टूडेंट, इंग्लिश के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका हमें ऐसा लगता है कि यार ये इंटरलिंक है, या इनका जो इस्तेमाल है वो एक ही तरह से हमने करना है, जैसे ड्यूरिंग, वाइल और व्हेन। राइट। अब मैं आपसे पूछूं कि इनका जो मतलब है, तो आप कहेंगे कि सर ये सब टाइम के हिसाब से होते हैं, इस तरह का आप मुझे जवाब देंगे। लेकिन जाहिर है इंग्लिश एक लैंग्वेज है पूरी, और इसके अंदर आपके पास कुछ जगहों पे एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है, और कुछ जगहों के ऊपर फिक्स रूल होगा। सही है। सो हम यहां देखेंगे जो ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग हम कहाँ यूज करेंगे, किस चीज के बाद लगाएंगे? तो ड्यूरिंग के बाद हमेशा नाउन आएगा। सही है। और जब भी वाइल आएगा या व्हेन आएगा बेटा, उसके बाद हमेशा आप एक क्लॉज इस्तेमाल करोगे। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, आपके पास अभी एमपीटी होगा, उसके अंदर आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। तो लिखा हुआ है ही ब्रोक हिज आर्म ड्यूरिंग द फाइट। ठीक है, उसने अपना हाथ तोड़वा लिया फाइट के दौरान। इसी तरह से दूसरा जुमला है ही ब्रोक हिज आर्म व्हेन ही वॉज फाइटिंग। अब अगर हम इसको देखें, तो आप यहां देखेंगे जब व्हेन है, देखें जुमला तो वही है, जुमला वही है, बात में इतना ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहां देखें आप कि ये ड्यूरिंग है। तो ड्यूरिंग के बाद आया द फाइट विच इज अ नाउन। ही ब्रोक हिज आर्म, उसने अपना हाथ तोड़वा लिया। अब आया व्हेन, जब ही वॉज फाइटिंग। बात समझ में आती है कि व्हेन के बाद पूरा एक प्रॉपर आपके पास क्लॉज लगा हुआ होगा, जबकि ड्यूरिंग के बाद सिर्फ एक नाउन आएगा। ये बात क्लियर हुई? ये आपको लिखने में भी बहुत हेल्प आउट करेगा। ओके। इसी तरह से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन। ओके गुलाम रसूल, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास जब ड्यूरिंग आएगा ना, ड्यूरिंग के बाद आपके पास नाउन आना चाहिए, और जब व्हेन आएगा तो व्हेन के बाद आपके पास वर्ब आ सकता है या क्लॉज आ सकता है। ठीक है। अमंग और बिटवीन में डिफरेंस क्या है? इसमें भी बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। बिटवीन आपके पास हम यूज करेंगे कब? अगर आपके पास इंडिविजुअल और स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू स्टूडेंट्स। अब कोई खाने की चीज थी, मिठाई थी, वो दो स्टूडेंट्स के दरमियान में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो वो क्या बन जाता है आपके पास? बिटवीन। अगर हम बात करें ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग द क्लास, जब आपके पास अमंग आ गया तो इट मीन्स कि ये लार्जर ग्रुप की बात कर रहा है। अमंग आ गया ना, अब अमंग पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, लेकिन बिटवीन का मतलब है कुछ स्पेसिफिक बच्चों के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट की है। समझ में आती है बात? ओके। इसी तरह से आपके पास ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ लेक्चर नंबर 2 के अंदर, बेटा ये आपका सीएसएस पीएमएस पीसीएस जो भी आप एग्जाम दोगे, ये उसके अंदर काम आएगा। जैसे आपके पास है मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। नाउ मेजोरिटी स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि मेड ऑफ कहाँ लगाना है और मेड फ्रॉम कहाँ लगाना है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे जुमला है दिस वॉच इज मेड ऑफ स्टील। तो कह रहे सर मेड फ्रॉम भी तो हो सकता है। मैंने कहा चलें, दिस पुडिंग, दिस
पुडिंग इज मेड फ्रॉम एग्स। अच्छा बच्चों, एक मिनट सिर्फ मुझे तो बिल्कुल गौर करके इस चीज को देखो कि जब मैं कहता हूं कि ये जो घड़ी है, ये वाली जो घड़ी है वो किससे बनी है? स्टील से बनी है। और इसमें मैं कहता हूं कि ये जो पुडिंग है ये एग से बनी हुई है। अब मुझे बताओ कि जो घड़ी है, जब तुम उसको देखोगे तो तुम्हें उसमें स्टील नजर आ रहा होगा। यस। भाई घड़ी आप पहनते हो तो वो शाइनी साइड स्टील है, उसको आप मार के देख सकते हो तो उसके अंदर स्टील मौजूद होता है। करेक्ट। लेकिन जब हम पुडिंग पुडिंग यानी कस्टर्ड की बात करें या कोई रेसिपी कोई और चीज की अगर हम बात करें, तो लिखा दिस पुडिंग इज मेड फ्रॉम एग्स, तो क्या आपको उसमें एग्स नजर आ रहे होते हैं? तो अगर आपको वो चीज एज इट इज मिल रही है, जैसे ओरिजिनल मटेरियल अगर आपको मिल रहा है उसी में, तो आप लगाओगे मेड ऑफ। और अगर उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई है, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, तो लगता है फ्रॉम। मिसाल के तौर पे दिस बैट दिस बैट खेलने वाला इज मेड डैश वुड। अब जो लकड़ी का जो बैट होता है, अब आप मुझे बताएं कि ये मेड ऑफ होगा मेड फ्रॉम होगा? मेड ऑफ क्यों आया यहाँ पे? बिकॉज द बैट इज मेड ऑफ वुड। द बैट इज मेड ऑफ वुड क्योंकि देखो एक्चुअली में वो लकड़ी ही है, एक्चुअल में लकड़ी ही है। ठीक है, अगर मैं इस तरह से बोलता हूं आपके पास, जी जी, एक्चुअल मतलब कंडीशन चेंज नहीं हो रही होगी उसकी, राइट? जैसे दिस, अच्छा इसके अंदर हम इसको थोड़ा ऐसे चेंज करते हैं, दिस सैंडविच इज मेड फ्रॉम, या कोई भी खाने की चीज है हम उसके हिसाब से लगा सकते हैं इसके अंदर। दिस सैंडविच मेड फ्रॉम एक्स वाई जी, कोई भी एलिमेंट होगा। तो आपको एक्चुअल में वो चीज नहीं मिलेगी, राइट? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर मिल गई होगी, उसका टेस्ट जो है वो आगे पीछे हो गया होगा। मीन्स एक्चुअल चीज नहीं आ रही होगी आपके पास। दिस फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड्स, आपकी जो बेड है, आपकी जो अलमारी है, वो सब कुछ क्या है बेटा? मेड ऑफ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आती है, तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा ये। ऑल राइट जनाब। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड हैं, बेतहाशा ऐसे वर्ड हैं जो हम, जी, मेड फ्रॉम की कोई भी आप एग्जांपल उठा सकते हैं। जैसे मैंने आपको जुमला बोला कि दिस बास्केट इज मेड फ्रॉम स्क्रैप प्लास्टिक, मतलब कि हमारे पास खराब खराब प्लास्टिक पड़ी हुई थी, हमने उसको मोल्ड किया, उसको नए शेप में लेकर आया, कलर वलर करके आपके सामने रख दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि जी हमने बनाया तो इसको प्लास्टिक से ही है, लेकिन आपको फील ही नहीं हो रहा, आपको नजर नहीं आ रही कि ये सर प्लास्टिक आपने इस्तेमाल किधर की है। अब क्लियर हुआ कुछ? अगर ओरिजिनल स्टेट बरकरार है तो ऑफ, और ओरिजिनल स्टेट बरकरार नहीं है तो फ्रॉम आ जाएगा, बस इतना याद रखना आपने। सही है, ये फ्रेजल वर्ब्स भी कहलाते हैं, ये आपको ऐसे में भी बहुत हेल्प आउट करेंगे। अच्छा जनाब आगे देखें। अब जैसे टर्म है आपके पास पास,
ठीक है, तो हमने पास ऑन भी पढ़ना है, हमने पास ओवर भी पढ़ना है, पास बाय भी पढ़ना है, और पास अवे भी पढ़ना है। अब आप कहेंगे कि सर इनमें से कुछ के मतलब हमें पता है, कुछ के नहीं पता, तो चलिए देखें। पास ऑन कहाँ इस्तेमाल करते हैं? पास ऑन ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पास ओवर कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? पास ओवर रिफ्यूज या इग्नोर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। पास बाय जब आप कहीं से विजिट करते हैं, छोटा। और पास अवे का क्या मतलब होता है? टू डाई। ठीक है। अब आपको एक ही तरह से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जब मैं इसके जुमले बताऊंगा। जैसे आई शैल पास डैश, आई शैल पास योर, आई शैल पास डैश योर मैसेज टू द बॉस। अब मुझे बताएं इसमें क्या आएगा? एक जवाब आया जी, ऑन आएगा। और कोई? जी ऑन आएगा, वेरी गुड। अच्छा, अगला है लेट्स पास, फातिमा गुड। लेट्स पास डैश द पास्ट मिस्टेक। लेट्स पास डैश द पास्ट मिस्टेक, इसमें क्या लगता है आपको? पास ओवर, वेरी गुड। आई सो एन एक्सीडेंट व्हेन पासिंग डैश द रोड, इधर क्या आना चाहिए? अच्छा, एक जवाब आया बाय, दूसरा कोई? चलें, गुड है। देखें, अब ये चीज ना बस आप लोग अपने पास नोट डाउन करते रहो, क्योंकि ये चीजें फिर कोई दोबारा आपको बताएगा नहीं, और ये छोटी छोटी सी मिस्टेक है जिसकी वजह से एग्जामिनर आपको फेल कर देगा कि यार इसको तो ये फर्क ही नहीं पता। इसी तरह होता है आई एम प्लीज विद, और है आई एम प्लीज्ड अबाउट। इंग्लिश के अंदर हम इनको इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि जब हमें बोलना होता है कि यार मैं खुश हूं ना। प्लीज्ड विथ, प्लीज विथ समवन। जब आप किसी के साथ खुश होते हैं तो आप लगाते हैं प्लीज्ड विथ। और प्लीज्ड अबाउट कब लगाते हैं आप? जब आप किसी चीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पे, माई टीचर वॉज प्लीज्ड डैश मी। ठीक है। अब दूसरा, माई टीचर वॉज प्लीज्ड माई वर्क। अच्छा, अब आप मुझे फैसला करके बताओ, पहले वाले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, और तीनों ने पार्टिसिपेट करना है। अरे मैंने अभी तो आपको बताया है। एक जवाब आ गया विद। जी सही है। अगर तुम किसी इंसान के साथ खुश हो, ठीक है, तुम किसी इंसान से खुश हो, तो तुम लगाओगे विद। और अगर तुम किसी चीज के बारे में खुश हो, तुम लगाओगे अबाउट। एक्सीलेंट। गुलाम रसूल, ठीक किया आपने।
बाकी और एक दो स्टूडेंट और हैं, सोनिया भी मौजूद हैं, फातिमा भी हैं। बेटा आप भी थोड़ा अपना इनपुट अगर देते हैं तो समझ में आएगा कि तमाम स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है। ऑल राइट, ओके, नाउ अगेन, अब आपके पास आ गया जी पार्ट विद और पार्ट फ्रॉम। ये जुमला हम क्यों लगाते हैं? ये पार्ट की जो टर्म है इसका मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। अब आप यहां से वोकैबुलरी भी सीखोगे। पार्ट का मतलब हो गया हिस्सा, तो अपार्ट की टर्म हम लगाते हैं यानी ब्रेकअप के लिए, टूटने के लिए। इसी तरह से पार्ट विथ और पार्ट फ्रॉम ये दोनों भी नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक हो गया। तो पार्ट विथ कब लगाएंगे? पार्ट विथ होते गिव अप। ये आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि सेलिब्रिटीज ने जो है वो पार्ट विथ कर लिया या अपार्ट हो गए। तो अब जैसे पार्ट विथ, क्या आपका कोई दोस्त है पुराना और काफी अच्छे आपके ताल्लुकात रहे, लेकिन अब अचानक से आप लोगों की बात बात नहीं होती, तो आप यूं लिख सकते हो उसके अंदर कि शी पार्टेड, शी शी पार्टेड फ्रॉम हिम, सही, उससे अलग होना। और ही विल पार्ट विद बैड हैबिट्स। बात समझ में आ रही है? मतलब आप इस काबिल हो रहे हैं कि आप फर्क कर सकें। गुड। अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो टेंशन की बात नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड होगी और उसका मटेरियल भी आपको भेजा जाएगा क्लास के बाद। डन हो गया जी, समझ में आ रहा है सबको? काफी सारे वर्ड्स हैं, इसमें से ये देखना पड़ता है कि कौन से जो हैं वो हमारे पास इस्तेमाल ज्यादा होंगे। गुड, चलें जनाब आगे देखते हैं। एक टर्म है होल्ड। होल्ड के साथ विद भी लगाया जाता है और होल्ड के साथ बाय भी लगाया जाता है। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होल्ड विद? होल्ड का मतलब तो है पकड़ना। होल्ड विद आपके पास इंस्ट्रूमेंट के साथ आएगा बेटा, ठीक है। और होल्ड बाय की जो टर्म है ये आपके पास आएगी बॉडी पार्ट्स। अब मैं आपको इनमें फर्क बता देता हूं। द मैकेनिक हेल्ड द पाइप विद द रेंच। नाउ अब होल्ड के साथ हेल्ड हमने यूज किया और विद लगाया क्योंकि हमने बोला कि उसने पानी से प्लास से उसको होल्ड किया। द कैट हेल्ड द किटन बाय इट्स नेक। बेटा अगर आप दोनों को गौर से देखें तो हेल्ड ही इस्तेमाल किया है, लेकिन कैट वाली बात में पहले वाले में हमने बोला कि भाई कोई सामान था, कोई इंस्ट्रूमेंट था, उससे मैकेनिक ने पकड़ा। फिर हमने कहा कि कैट ने अपने बच्चे को अपनी उसकी गर्दन से पकड़ा। डन। जी बच्चों यहाँ तक बेटा समझ में आ गया, हेल्ड बाय हेल्ड विद। ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ना तो ये वहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। इसी तरह ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ आपको लिखा हुआ नजर आया होगा। तो आपको ये होता है कि सर ये वाला ऑफ कब लगाते हैं और वो वाला ऑफ कब लगाएंगे। सबसे पहले तो देखो, सेंटेंस में ओ एफ ऑफ बिलोंगिंग की बात करता है, ठीक है। और ओ डबल एफ ऑफ हमेशा सेपरेशन की बात करेगा। ये वाला जो ऑफ है ये बात करेगा आपसे, आई एम द ओनर ऑफ, और कोई भी फैक्ट्री वगैरह का आप ले सकते हो नाम।
आई एम द ओनर ऑफ आएगा, और अगर आएगा आपके पास ओ डबल एफ ऑफ, तो इसको आप यूं बना सकते हो, द पीस ऑफ वुड केम ऑफ द बैट। यानी कि जो लकड़ी का टुकड़ा है वो बैट में से अलहदा हो गया। सो ऑफ हमेशा कहाँ लगाओगे? सेपरेशन के लिए। सही है। इसके बाद और आपके पास आता है जैसे लाइव, लिव। ठीक है, लिव भी बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। लिव एट, लिव इन, लिव ऑन, लिव विथ। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मैं एक पर्टिकुलर एड्रेस पे रहता हूं, जैसे मैं रहता हूं जी एक्स वाई स्ट्रीट, बंगलो नंबर 2, कराची। क्या ये एक स्पेसिफिक एड्रेस है पूरा? सही है, ये एक पूरा एक मैंने आपको एड्रेस दे दिया कि जो अननोन भी बंदा हो उसे भी पता चल जाए कि यार ये सर किधर रहते हैं। ठीक है जनाब। तो अब एट लगेगा जब आप पर्टिकुलर कंप्लीट एड्रेस देते हैं तो वहां पे। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं जी आई लिव इन हॉस्टल, आपने बोला मैं कहाँ रहता हूँ, मैं तो हॉस्टल में रहता हूँ। तो इन हॉस्टल जगह की बात हो रही है। ऑन हमेशा आएगा स्ट्रीट के साथ, आई लिव ऑन द सेकंड स्ट्रीट, यानी मैं दूसरी गली के अंदर मेरा घर है। और लिव विथ आता है, आई लिव विथ माई पेरेंट्स। जी बच्चे, क्लियर हुआ ये? पार्क के लिए इन आएगा। आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क। सही है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारी टोटल जो है ना वो 20 क्लास होंगी, आज हमारी सेकंड क्लास है। इसी तरीके से आपके पास है अप्लाई। अब अप्लाई दो होते हैं, एक आता है अप्लाई टू, और एक होता है आपके पास अप्लाई फॉर। अब मैं आपको कहता हूं कि जी अगर आपने इस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई टू द प्रिंसिपल, ये लोगों के लिए यूज होता है। ठीक है बेटा, किसी डेजिग्नेशन के लिए मैं बोलूँ ना कि आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है तो मैं बोलूंगा अप्लाई टू द प्रिंसिपल। और अप्लाई फॉर द जॉब ये थिंग के लिए समान होता है। मैं साथ साथ जुमला भी बना देता हूँ आपके लिए। देखें अप्लाई टू और अप्लाई फॉर का फर्क। क्लियर हो रहा है? ओके, गुलाम रसूल बेटा एक ही पेज पे है, सब सबको समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा ये इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन आपको क्या है कि मैं इसका मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब हम क्विकली देख लेते हैं जो कि और भी ज्यादा आ रहे होते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, कि सिंगुलर कौन से हैं, प्लूरल कौन से हैं। अब हम इसको भी देख लेते हैं ताकि
जी जी। फातिमा किस चीज की एग्जाम्पल चाहिए बेटा? लास्ट वाले का? अप्लाई वाले का? देखो ना, अगर मैं कहता हूँ अप्लाई टू द मैनेजर, तो ये मैं बात करता हूँ किसी बंदे की। अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो नाउ दिस जॉब इज अ थिंग, नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे तो अप्लाई फॉर आएगा वहां पे। सही है जी। तो इस तरह की बेटा बहुत सारी चीजें हम क्लास के अंदर पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे ना, तो आज तो हमारी सेकंड क्लास थी है, 20 क्लास होंगी ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको पढ़ानी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा है। कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसमें से देख के जो भी इम्पोर्टेंट चीज है ना, सिर्फ वही आपको करवा दूं, ताकि आपको इसका बेनिफिट हो जाए। अच्छा ओके। अब एक बहुत बड़ा मसला आता है, टू, टूवर्ड्स, अप टू। अगर हम इनको देखें तो हमें लगता तो यही है कि सर ये सारे तो डायरेक्शन के लिए। सही। ठीक हो गया जनाब कि ये सारे के सारे डायरेक्शन के लिए। अगर मैं कहता हूँ डेस्टिनेशन की बात करते हैं, डेस्टिनेशन यानी कि मुकाम, फाइनल प्लेस। ही इज ही इज गोइंग टू स्कूल। व्हाट डज इट मीन ही इज गोइंग टू स्कूल? मतलब वो बच्चा घर से निकला है कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। ठीक है, वो बच्चा घर से निकला ही किस लिए बेटा? स्कूल जाने के लिए, तो एक तो डेस्टिनेशन है। अब अगर मुझे डायरेक्शन की बात करनी होगी, डायरेक्शन क्या है? ही इज मूविंग टूवर्ड्स स्कूल। चलो, टूवर्ड्स का मतलब है कि स्कूल की जानिब जा रहा है। अब हो सकता है कि स्कूल की जानिब में कोई मस्जिद हो, कोई चर्च हो, कोई मंदिर हो सकता है मुझे वहां जाना हो। ही इज मूविंग टूवर्ड्स स्कूल, यानी स्कूल की जानिब जाया जा रहा है, एंड स्कूल इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है। और जब हम बात करते हैं कहीं जाने की किसी बंदे के पास, तो यहाँ पे आपके पास आएगा ही वेंट अप टू द प्रिंसिपल एंड मेड अ रिक्वेस्ट। अब ये जाहिर है किसी बंदे के बारे में बात है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा ही वेंट अप टू द। किसी के पास जाने को क्या कहते हैं? ही वेंट अप टू। क्लियर हो रहा है? तो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर सेंटेंस करेक्शन पढ़े, होमवर्क आपको मैंने हाथ के हाथ भेज दिया था, होप्स तो आप लोगों ने कर लिया होगा। नंबर 2, हमने आज प्रीपोजिशंस पढ़े, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एमपीटी सीएसएस का सबका। थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से हमारी 20 क्लासेस होंगी। जो स्टूडेंट भी रजिस्टर्ड होना चाह रहे हैं इन क्लासेस के लिए, तो बता दीजिएगा, रोजाना रात में हमारी क्लास हुआ करेगी, वीकेंड्स पे फिलहाल सैटरडे एंड संडे। ठीक है जी। होमवर्क आपको मिल जाएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।